नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम भारत दर्शन। जी हाँ दोस्तों, आज 14 अप्रैल के दिन यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस पर हम आपको लेकर आए हैं इस भीमराव अंबेडकर स्मारक स्थल जो कि लखनऊ के गोमती नगर में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक काफी भव्य बना हुआ है, जिसको कि तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में बनवाया था, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि यह बना ही इतना भव्य और शानदार है। कई संस्थाएं और विभाग अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। जिसमें कि दूर दराज से आए लोगों के लिए जलपान आदि की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कुछ संस्थाएं बाबा साहेब पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि कर रही हैं। बहुत ही भव्य नजारा है। इस अंबेडकर स्मारक के चारों तरफ आपको अंबेडकरमय वातावरण ही दिखाई दे रहा होगा। चारों तरफ रोड की पटरी पर ये दुकानें लगी हुई हैं। हाँ तो देखिए, अभी हम मौजूद हैं ये सामाजिक परिवर्तन स्थल अम्बेडकर स्मारक के गेट पे, और हमारे पीछे देख सकते हैं लोगों की संख्या में कितनी वृद्धि है। देखिए, हम आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। अब हम लोग गेट के अंदर जाते हैं। ये देखिए, हम लोग अब गेट से अंदर इंटर हो चुके हैं और हमारे साथ राजेश भाई और विनोद भाई हैं। तो विनोद भाई, आप बताइए, आपने अभी तक कुछ बोला नहीं है, तो इस अम्बेडकर उद्यान में दुनिया के सबसे बड़े महापर्व को मनाते हुए कैसा लग रहा, बताइए। बहुत अच्छा लगा। हमारे बाबा साहब ने जो भारत का संविधान बनाया, इससे पहले उनका कोई इतिहास नहीं था, और ये हमारे लिए गौरव की बात है जो इतना बड़ा अम्बेडकर स्मारक बना। सामाजिक
हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जी राजेश जी बताएं, इस दुनिया के सबसे बड़े महापर्व को मनाते हुए ये दुनिया का महापर्व है और दुनिया का एक सामाजिक परिवर्तन है और भारत के लिए तो अद्वितीय है आज का दिन कि जिस दिन बाबा साहब जन्म लिए और आज का दिन 134 वर्ष बीत गए हैं। 14 अप्रैल की जयंती हम लोग मना रहे हैं। एक सामाजिक परिवर्तन स्थल है जहां पर मानवर साहब और कुमारी बहन जी और हमारे समाज के बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता और सामाजिक चिंतन, बुद्धिजीवी, अधिवक्ता, वकील और अध्यापक, शिक्षक समाज, अन्य समाज के सभी वर्ग के लोगों ने इस परिवर्तन स्थल का बिना विरोध किए हुए ये सामाजिक स्थल गोमती नगर में बना और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये बाबा साहब का सामाजिक दर्शन है। यहाँ पर आने के बाद ये परिवर्तन होता है कि हम जिन चीज़ों से कहीं ना कहीं बहुत दूर थे वो हमें लखनऊ में मिला और लखनऊ की पूरी जनता ने इस स्मारक में सुबह शाम हर तरह से मेडिटेशन के लिए, योगा करने के लिए और घूमने टहलने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए और एक ऐसे महापुरुष का दर्शन होता है जो समाज को एक सही रास्ते पर, पूरी दुनिया को और पूरे दुनिया में अपना सही रास्ता मार्गदर्शन प्रशस्त किया संविधान के माध्यम से और अपने विचार के माध्यम से। दुनिया का एक विश्वविद्यालय है बाबा साहब। बाबा साहब अकेला नहीं है, बाबा साहब एक विश्वविद्यालय है। अगर बाबा साहब के पूरे जीवन को अगर हम पढ़ते हैं या उनकी लिखी हुई किताबों को पढ़ते हैं, कार्यों को देखते हैं तो बाबा साहब एक विश्वविद्यालय से कहीं गुना अधिक बड़े हुए हैं। इसी बीच हमें यक्ष जी मिलते हैं जो पति परिवार नामक संस्था चला रहे हैं और सरकार से पुरुष आयोग बनाने की मांग कर रहे हैं। तो अभी हम अम्बेडकर उद्यान में हैं, तो हमारे साथ हैं पति परिवार से यक्ष जी। तो यक्ष जी ने एक पुरुष सत्याग्रह चला रहे हैं, तो आप इसके ओनर हैं ना? ये देखिए, ये सेव इंडियन फैमिली पूरा ग्रुप है ऑल ओवर इंडिया, जिसमें कि लगभग 50 संस्थाएं जो है शामिल हैं और ये स्वैच्छिक संस्थाएं निःशुल्क काम करती हैं, किसी से पैसा नहीं लेती और ये 20 सालों से काम कर रही है संस्था पूरे देश में। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो जजमेंट है जिसमें दहेज कानून में गिरफ्तारियां बंद हो गई हैं, वो हमारे ग्रुप से ही था। और अभी एक मेटल डे बड़ा खतरनाक कानून आने वाला था, तो दिल्ली हाई कोर्ट में हमने किसी तरह रुकवाया, सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी। हम ये कहना चाह रहे थे कि आज अम्बेडकर जी की जयंती है, आपने संविधान बनाया था, सबको समान अधिकार दिए थे। तो आज मैं इसीलिए कि संविधान रक्षक के पास आया हूँ कि संविधान की रक्षा की जाए। हम लोगों की रक्षा के लिए क्या, लेकिन आज संविधान ही खतरे में हो गया है, तो संविधान बचाया जाए, पुरुषों को बचाया जाए। ये पति परिवार से हैं भाई साहब यक्ष जी, और इनका उद्देश्य है कि भारत में लिंग भेद ना किया जाए। इनका मुख्य उद्देश्य लिंग भेद को बढ़ावा ना मिले और संवैधानिक जो संशोधन होते हैं उस पर इनका बहुत बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं कि संविधान का अनुच्छेद 14-15 ये कहता है 16 तक की धर्म, जाति, लिंग भेद का कोई हमारे देश में व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। फिर भी आज भारत में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो एक पुरुष वर्ग है वो लगभग आत्महत्या का महिलाओं से 3 गुना ज़्यादा है। ये ऐसा पति परिवार कह रहा है और इनका 20 साल से संगठन चल रहा है और ये जान रहे हैं कि जो पुरुषों की हो रही दुर्दशा या समाज में जो विकृतियां आ रही हैं उसको सुधारा जाए। तो इनका उद्देश्य है कि समाज सुधरे और समाज की जो पुरुष प्रधानता की जो बात की जाती थी उससे कई गुना अब पढ़ा लिखा युवा सर्विसमैन अच्छे पोस्टों पर, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS और शिक्षक कर्मचारी, देखिए आए दिन घटना मिलती है कि वो तंग आकर के पत्नी से या परिवार से तंग आकर के या किसी युक्ति से परिवार या अन्य चीज़ों से आकर के आत्महत्या कर लेते हैं। तो मैं भाई साहब से कहना चाहूँगा कि आप इस संगठन को और मजबूती से सरकार के समक्ष रखें, न्यायालय में रखें और अधिवक्ताओं का सहयोग लें, समाज का सहयोग लें, कर्मचारी का सहयोग लें और उनको जो लोग इस स्थिति में गुजर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं सर आप लोग पद परिवार के द्वारा उनको समझाया जाए कि ऐसा ना करें, क्योंकि वो परिवार कहीं ना कहीं अगर बेटा या बेटी या बहू नहीं रहती है, चाहे जो भी हो, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों अगर कहीं ना कहीं अगर इस स्थिति में पहुंचते हैं तो पूरा परिवार, 2 परिवार बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं और वो आत्महत्या की तरफ मुड़ते हैं या
तलाक लेते हैं तो उससे परिवार विघटित होता है। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि सबसे पहले आप सिविल मैरिज करिए, और उन्होंने कानून व्यवस्था कर रखा था। हर तहसील में एक रजिस्ट्रार बैठा रखा है, लेकिन लोग वहां पर शादी करने नहीं जाते हैं। सामाजिक रूप से शादियां होती हैं, प्रेम विवाह होते हैं और टूटते हैं, और उसका विकृत रूप भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और समाज हताहत होता है, वो परिवार हताहत होते हैं। इसके लिए हम सबको चाहिए कि जो बाबा साहब ने लिखा था संविधान में कि रजिस्टर्ड मैरिज होनी चाहिए और किसी तरह का दान दहेज नहीं होना चाहिए। आपने बिल्कुल सर, धन्यवाद आपको। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरा डाटा नहीं कि 3 गुना पुरुष आत्महत्या, ये सरकारी डाटा है, एनसीआरबी राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो जो है जी जी उसका डाटा है। और दूसरा जो मैं कहना चाहती हूँ कि आर्टिकल 14 ने बोला हुआ है कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, जात, धर्म, लिंग, भाषा और आधार कार्ड। लेकिन आर्टिकल 15 में महिलाओं, बच्चों या कमजोर तबकों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए बोला गया है। जी जी। तो बहुत बार मेरे साथ ये चर्चा होती है कि ये तो इन्होंने बोला इसीलिए कानून बना दिए गए। जब मैंने उसका अध्ययन किया तो ये निकल के आया कि कानून में जो 14 में रोक लगाई गई और 15 में छूट दी गई, कहीं ना कहीं बहुत गूढ़ मंथन किया गया होगा। तो गूढ़ मंथन ये था कि कानून नहीं बना सकते, प्रावधान करते। अगर कोई कमजोर है, जिसकी टांग टूटी है, तो आप उसको बैसाखी दे दो, लेकिन ये नहीं बोला गया तो दूसरे की टांग तोड़ दो। जी जी। तो उसमें प्रावधान करने के लिए दिए गए, लेकिन दुर्भाग्य से कानून बना दिए गए। प्रावधान और कानून में बहुत अंतर है, और इसी के नाम पे एक एक करके लगभग 50 कानून बना दिए गए हैं जो लिंग भेदी कानून है, और उसकी वजह से पुरुषों की कहीं सुनवाई नहीं होती। इतने सख्त बना दिए कि महिला का बयान ही काफी होता है, उसको कोई सबूत देने की जरूरत नहीं होती। और दूसरी तरफ पुरुष अगर सबूत भी दे रहा होता है तो उसको नहीं देखा जाता। कहते हैं साहब आगे वाले साहब देखेंगे, आगे वाले साहब देंगे। पुलिस से बड़े पुलिस वाले से मजिस्ट्रेट साहब से जज साहब से न्यायाधीश साहब, ये पूरा क्रम चलता रहता है। पुरुष न्याय के लिए दर दर भटकता रहता है, और जब उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती तो आत्महत्या कर लेता है। ये डाटा एनसीआरबी का है। और मैं ये कह रहा हूँ, पति परिवार कल्याण समिति इसलिए बने कि पति परिवार कल्याण समिति, पति परिवार को बर्बाद करने के लिए तो बहुत सारे कानून बने हैं। दहेज कानून में मान लीजिए शादी हमने करी, लव मैरिज भी करी होगी, लेकिन अगर वो कल को इल्जाम लगा दे कि पूरा परिवार पर, तो सबको उठा के अंदर कर दिया जाता है। कानून ये कहता है कि जिसने आरोप लगाया है वो दोष सिद्ध करे, लेकिन यहाँ पे ये कह दिया था कि नहीं आप ही दोष सिद्ध करो। तो कानून के जो संविधान में बने हैं, बाबा साहब ने जो बनाए हैं, उनका भी सही ढंग से अनुपालन नहीं किया जाता है जब पुरुषों की बात आ जाती है। तो पति परिवार को दहेज कानून में बोला गया पति परिवार को दंडित किया जाए। अगर 7 साल के अंदर बहू की मृत्यु हो जाए तो पति परिवार को जेल में कर दिया, पूरा परिवार चला जाता है, छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े बूढ़े लोग थी। इसलिए हमने पति परिवार के कल्याण का बीड़ा उठाया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हमारा जो संगठन है वो सेव इंडियन फैमिली संगठन जी, परिवार बचाना जरूरी है। इसलिए एक लाइन में बोल के अपनी बात खत्म करूंगा कि जब तक परिवार नहीं होगा तो हम में और जानवरों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। हम सब इंसान इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं और परिवार चलाते हैं। तो परिवार बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जैसा अभी आपने बताया कि इसीलिए कहा गया था रजिस्टर्ड मैरिज करो, लेकिन वो सब कोई करता नहीं है। और जितने भी संविधान भी हमारे जो दिए थे बाबा साहब ने, उनका अगर सही ढंग से पालन कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से देश बहुत खुशहाल हो जाए, हर व्यक्ति बहुत खुशहाल होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग अंदर की तरफ जाते हैं, बाबा साहब को नमन करते हैं। तो बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद अब हम लोग बाहर की तरफ चल रहे हैं। जी राजेश जी, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हम विश्व रत्न बाबा साहब की जयंती मनाते हुए उनके
जो है बाबा साहब के सामाजिक परिवर्तन स्थल पर जो भव्य मूर्ति है वहीं पर हम लोग हैं। आज सब लोग एकत्र हुए हैं, विनोद भाई हैं और आप हैं, ओम प्रकाश जी तथा हमारे प्रदेशवासी और देशवासी यहाँ पर आकर के बाबा साहब संख्या में मौजूद है, नमन कर रहे हैं। हम लोगों ने उनको यहाँ पे नमन किया, माल्यार्पण किया है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए। इनका भी इतनी तेज धूप और फिर भी लोगों की संख्या देखिए। तो बाबा साहब को नमन करते हुए हम लोग यहाँ से निकले हुए हैं और देखिए ये भव्य नज़ारा देखिए, लोगों कितना होता हुआ, कितनी भी तेज धूप है लेकिन फिर भी लोगों की संख्या देखिए। इस दुनिया के सबसे बड़े महापर्व को मनाने के लोग कहाँ से लोग आए हुए हैं देखिए। 14 अप्रैल के दिन साथ में है विनोद भाई। जी राजेश भाई बताएं। हम लोग आज पुनः इस बात को चर्चा का विषय बना हुआ है कि बाबा साहब एक स्टूडेंट के जीवन से संघर्ष चालू किए और उनके संघर्ष से भारत बदला। भारत के बाद कई विश्वविद्यालय बदले, विश्वविद्यालय के बाद कई देशों में बाबा साहब का बनाया हुआ कानून पढ़ाया जाता है, कि भारत का संविधान पढ़ाया जाता है। और बाबा साहब अपने आप में एक विश्वविद्यालय से भी बड़े विद्वान की श्रेणी में है, जो दुनिया के 6 महाविद्वान हैं उनमें से बाबा साहब की एक श्रेणी भारत की भी देखी जा सकती है कि विद्वता के क्षेत्र में बाबा साहब का जो कार्य है या जो उन्होंने किया है देश को परिवर्तन करने के लिए, समाज को परिवर्तन करने के लिए, नई सोच पैदा करने के लिए। तो अब हम लोग यहाँ से जो है बाहर जा रहे हैं, बाहर राजेश भाई का और ये सुमन जी है हमारे, एक स्टॉल लगा हुआ है, SC ST वेलफेयर संघ है। तो राजेश भाई बताइए जो है ये संस्था किस क्षेत्र में काम करते हैं, किस तरह से काम करती है? देखिए, आपको पहली बात बहुत बहुत धन्यवाद कि बाबा साहब की जयंती के ऊपर हमारे जो लगा हुआ ये स्टॉल है अनुसूचित जात जनजात कर्मचारी सेल्फ केयर टीम। सेल्फ का मतलब होता है जो हम स्वयं किसी की सहायता करें या समाज मिल करके कुटुंब बनाए और कुटुंब किसी की जो मुसीबत में हो उसकी सहायता करें। ये टीम हमारी संगठन के कई ऐसे शिक्षक कर्मचारी अधिकारियों की सोच पर हुई। इसका मुख्य बिंदु है कि हम जब लोग कर्मचारी के ऊपर कोई मुसीबत आती है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो किसी तरह की और लाचारी हो, कैजुअलिटी हो गई हो, शादी विवाह की हो, तो ये आर्थिक सहयोग करती है। साथ साथ समाज में जो हमारे अनुसूचित जात के जनजात के कोई भी विभाग में कार्यरत कर्मचारी है, वो उत्तर प्रदेश का निवासी है, राजस्व या ट्रेजरी से उसको पैसा मिल रहा है, तो इसका सदस्य बन सकता है। और सदस्य बनने के बाद जब हमारी टीम आह्वान करती है कि हमारा कोई शिक्षक कर्मचारी या अधिकारी या कोई ऐसा कर्मचारी जो मुसीबत में है, हम उसे कैसे सहायता करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं कि अगर बीमार है तो बीमारी के लिए आर्थिक सहायता करते हैं। क्या करते हैं कि हम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारा है और एक ऐप है, उस पर हम लोग सूचना प्रसारित करते हैं, उसकी संपूर्ण वैधता को जानते हैं। जानने के बाद ये बताते हैं कि ये वास्तव में इसकी क्या जरूरत है, कितनी हेल्प की जा सकती है, और हम लोग उसी के आधार पर उसकी हेल्प के लिए सभी वैधानिक सदस्यों को आह्वान करते हैं कि 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक या 20 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में हमें फला कर्मचारी की शादी में सहयोग करना है, बीमारी में सहयोग करना है या मिस हैपनिंग में करना है। ये हमारी व्यवस्था है 1 महीने के अंदर। अभी तक हम लोगों ने 8 शादियां करा चुके हैं, 2 मिस हैपनिंग में व्यवस्था करा चुके हैं, 1 बीमारी में करा चुके हैं। ये हमारी संस्था जो है अभी 23 सितंबर 2023 को इसका निर्माण हुआ, जिसके प्रेरणास्रोत हमारे बड़े भाई शिक्षक साथी लखनऊ में रहते हैं
रामजीलाल सुमन जी, साथ साथ हम दोनों लोगों की वार्ता के बाद अन्य लोग जो थे, बैठक हुई। बैठक होने के बाद 23 सितंबर 2023 को इस संगठन का नींव रखी गई। तो अब हम लोग यहाँ से जो है बाहर जा रहे हैं